नमस्कार, मैं रवीश कुमार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा है कि अगर गोपीनाथ मुंडे ने पीछे की सीट पर बेल्ट पहनी होती तो गंभीर आघात से बच सकते थे। यह सवाल हम सभी को खुद से करना चाहिए कि क्या हम पीछे की सीट पर बैठकर बेल्ट लगाते हैं। हर्षवर्धन ने कहा कि पीछे की सीट पर बेल्ट सजावट के लिए नहीं है। हम में से कई लोग ऐसे होंगे जो आगे की सीट पर भी बेल्ट लगाते तो हैं, मगर पुलिस की निगाह से हटते ही हटा देते हैं। यह सब इसलिए नहीं कि हम मुंडे की चूक की तरफ देखें, बल्कि इसलिए भी कि इसी बहाने अपनी आदतों की तरफ भी देखें। आपकी मुलाकात हैदराबाद के गंगाधर तिलक कत्नम साहब से कराता हूं। 65 साल के गंगाधर जी रेलवे से रिटायर होने के बाद हैदराबाद की सड़कों के गड्ढे भर रहे हैं। आप अपनी कार में जरूरी सामग्री लेकर चलते हैं और जब यह काम कर रहे होते हैं तो सावधान आदमी काम पर है की जगह श्रमदान का बोर्ड लगा देते हैं। श्रमदान के नाम से फेसबुक पेज भी है, जिसके जरिए आपने कई ऐसे अच्छे नागरिकों की फौज तैयार कर ली है जो रविवार के दिन ये नेक काम करते हैं। पिछले 5 सालों में आपने करीब 1000 गड्ढे भर दिए हैं। बस फेसबुक पेज पर लाइक्स नेताओं के पेज की तरह नहीं मिले हैं आपको। 5620 लाइक्स में कितनों की लाइफ बची होगी अंदाजा दर्शक कर सकते हैं। मुंबई को प्यार करने वाले निखिल श्रीवास्तव से भी सड़कों की खराब हालत नहीं देखी जाती है। निखिल ने भी फेसबुक पर लोगों को जोड़ रखा है जो शहर के गड्ढों की तस्वीरें खींचकर डालते हैं ताकि प्रशासन और मीडिया का ध्यान जाए, मगर निराशा हाथ लगी है। निखिल और गंगाधर तिलक जी आज प्राइम टाइम के मेहमान वक्ता भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं हो रहा है, यत्र तत्र अति अल्प हो ही रहा है। इसी साल बिहार सरकार ने 45 रोड एम्बुलेंस लॉन्च की है, जिनके बारे में दावा है कि हिंदुस्तान में पहली ऐसी एम्बुलेंस है जो रोड मरम्मत के लिए बनी है। यह एम्बुलेंस पैचवर्क की सामग्री से लैस है। करीब 25 लाख की लागत से बनी हर एम्बुलेंस जीपीएस युक्त है और हर एक के दायरे में 100 किलोमीटर का इलाका है। इसमें आंधी से गिरे पेड़ों और खराब गाड़ियों को हटाने की भी व्यवस्था है। आम एम्बुलेंस की तरह सायरन है और 2 स्ट्रेचर भी हैं ताकि आपात स्थिति में घायलों को प्राथमिक उपचार दिया जा सके। बिहार ने 2013 में रोड मेंटेनेंस पॉलिसी भी बनाई। इसके अनुसार हाईवे की रखरखाव या मरम्मत की जिम्मेदारी सड़क बनाने वाले ठेकेदार की होगी 5 से 9 साल तक। तमिलनाडु से लेकर गुजरात तक में छिटपुट प्रयोग तो हुए हैं, मगर समग्र रूप से लागू करने की जरूरत है। हमारे गली मोहल्ले की सड़कें टूटी रहती हैं और विभाग की कानूनी बाध्यता ही नहीं है कि इतने दिनों में टूटी सड़कें बन जानी चाहिए। पिछले साल मार्च में सड़क परिवहन मंत्रालय ने, केंद्रीय मंत्रालय ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लोगों से सुझाव मांगे तो 18,000 लोगों ने तुरंत राय भेज दी। मंत्रालय ने इनका अध्ययन कर चोटी के 5 सुझावों को चिन्हित किया। नेशनल हाईवे पर ये लोग सुझाव दे रहे हैं कि शराब की सभी दुकानों को बंद कर दिया जाए, रफ्तार पर नजर रखने के लिए नेशनल हाईवे पर कैमरे का इस्तेमाल किया जाए, दुर्घटनाओं के आंकड़े जमा करने का तरीका बेहतर किया जाए, हाईवे पर ट्रैफिक नियम सख्त हों और नियम तोड़ने वाले का लाइसेंस रद्द कर दिया जाए। लाइसेंस स्टेटस का ऑनलाइन रिव्यू होना चाहिए। लोग लेन में चलने की आदत डालें। हिंदू अखबार में इसी अप्रैल की एक खबर छपी है कि जनवरी 2014 में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने निर्देश दिया था कि राज्य के हाईवे के किनारे खुली शराब की दुकानें बंद हो जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर मुहर लगा दी, मगर यह मामला अभी सुनवाई की प्रक्रिया में है। केंद्रीय हाईवे मंत्रालय ने भी इस बारे में राज्यों को खत लिखा है, मगर कुछ भी अनिवार्य रूप से नहीं, स्वैच्छिक है सब। हिंदू अखबार लिखता है कि पंजाब हरियाणा में 1000 के करीब शराब की दुकानें बंद हुई हैं। हमने पंजाब में कुछ जगहों पर देखा था कि शराब की दुकानों को सामने से बंद कर दिया गया है, मगर उनका दरवाजा पीछे की तरफ से खोल दिया गया है, सिर्फ एंट्री बदल दी गई है। मिरर अखबार में एक खबर है कि चीन ने एक मोटरसाइकिल सवार की दुर्घटना का वीडियो सार्वजनिक कर दिया ताकि देखने के बाद लोग हदस जाएं, भय पैदा हो और वे सजग हो सकें। यह भी हो रहा है कि आप जब पंजाब का उदाहरण है कि पानीपत से जालंधर हाईवे पे चलेंगे तो 291 किलोमीटर में 185 दारू की दुकानें मिल जाएंगी, यानी हर 1.5 किलोमीटर पे एक दुकान। सरकार पीने वालों का कितना ख्याल रखती है। फिर वहीं आपके टैक्स का पैसा लगाकर बोर्ड भी लगाती है कि शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। कोई पूछे तो सही कि फिर हाईवे पर शराब की दुकानें क्या कर रही हैं। यही हाल रहा तो एक दिन दारू की दुकानों के बीच से हाईवे गुजरा करेगी, अस्पताल मिलेगा 50-100 किलोमीटर पर, और भारत को महान बनाने वाली सरकारें दारू की दुकानें आपके अड़ोस पड़ोस हाईवे हर जगह खोल रही हैं। एक मामला लाइसेंस का भी है। हमारी लाइसेंस प्रणाली के कुछ अच्छे बुरे राज हम सभी जानते हैं और तमाम परिवहन मंत्रियों सहित नितिन गडकरी साहब को भी पता ही होगा। इस मामले में हम काफी कुछ अमेरिका या सिंगापुर का उदाहरण देते रहते हैं। प्राइम टाइम के एक दर्शक मित्र शाश्वत ने भी कुछ अनुभव साझा किए हैं। लर्नर, प्रोविजनल और पूर्ण लाइसेंस, यानी 3 चरणों में अमेरिका में आपको लाइसेंस मिलता है। 25 साल से कम उम्र के लोगों को प्रोविजनल लाइसेंस दिया जाता है और इस दौरान अगर 9 महीने तक ड्राइवर को एक भी गलती करने की छूट नहीं होती है, तब जाकर उसे पूर्ण लाइसेंस में बदला जाता है। सोचिए जरा, जिसे लाइसेंस मिलता है उसे 36 घंटे का एक कोर्स में हिस्सा लेना पड़ता है और पास होने के लिए 80% नंबर जरूरी है। हर हाईवे स्कूल में ड्राइविंग और सड़क सुरक्षा का हिस्सा कोर्स में अलग से है। शराब, नशा के कुप्रभाव के बारे में पढ़ाया जाता है और जोर दिया जाता है कि सड़क पर पहला हक एम्बुलेंस, पैदल यात्री, साइकिल सवार
स्कूल बस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों का है। तो इन सब चीजों का बहुत सारी जानकारियां हैं। हम फिर आज बात करेंगे। डॉक्टर एस गंगोपाध्याय साहब हैं, आप निदेशक हैं CRRI रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट के, और गंगाधर तिलक कत्नम साहब हैं, पूर्व रेलवे अधिकारी, आप हैदराबाद से हैं। पीयूष तिवारी कल की तरह आज भी हैं, मंगलवार से बुधवार तक संस्थापक हैं सेव लाइफ फाउंडेशन के। रमाशंकर पांडे अध्यक्ष हैं ड्राइव स्मार्ट ड्राइव से, बहुत तरह के NGO इस मामले में काम कर रहे हैं। हरमन सिंह सिद्धू हैं, आप अध्यक्ष अराइव सेव चंडीगढ़ से, और निखिल श्रीवास्तव हैं मुंबई से हैं, आप एक सामान्य नागरिक हैं मुंबई की सड़क की व्यवस्था वगैरह को देखने के लिए। अब मुझे लगता है कि पहला सवाल मुझे गंगाधर तिलक जी से करनी चाहिए। अगर आप संक्षेप में बता सकें कि ये सरकार की जिम्मेदारी है और सड़कों को के जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स हैं उनकी जिम्मेदारी है कि उन गड्ढों को भरें, आपने ये काम क्यों शुरू किया सर? सर, डिपार्टमेंट तो काम करता है, लेकिन वो सड़कों में कई गड्ढे ऐसा हम दिखता है। वो मैंने ऑफिस को जाने के टाइम पर कुछ एक्शन देखा। ये एक्शंस इसका वो खड़े के बारे में होता है, इसलिए देखने के बाद मैं वो भरने के लिए शुरू किया, क्योंकि एक्शन प्रिवेंट करने के लिए। ऐसा 4 साल से मैंने शुरू किया। वो टाइम पर मैं वो इन्फोटेक बोल के एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता हूँ। वो टाइम पर वीकेंड में करता है। 1.5 ईयर ऐसा करने के बाद वो बहुत एक्सीडेंट फिर हमारा नोटिस का आता है, पेपर में देखता है, टीवी में देखता है। वो पूरा वो जॉब छोड़ के मैं डेली ये खड़ा भरने के लिए अभी शुरू किया। मैं डेली ऐसे करते चलता हूँ। डेली जाते हैं तो घर वाले कुछ कहते नहीं हैं कि कहाँ गड्ढे भरने जा रहे हैं, खड्डे भरने जा रहे हैं? लोग कैसे आए, पैसे का, रिसोर्स का इंतजाम कैसे करते हैं सर आप? मेरा रिसोर्स तो मेरा पेंशन का पैसा इसके लिए पूरा खर्च करता हूँ, ऐसे चलता हूँ। मैं मतदाता होता तो आपको अपना MP चुन लेता इस काम पे आपका होता तो अगर मेरे एक वोट से आप MP चुने जाते तो। खैर, तिलक साहब, हम ये जानना चाहते हैं कि इस दौरान इन सब चीजों को लेकर कोई बुनियादी प्रॉब्लम्स, मैं आपकी भाषा की सीमा समझ रहा हूं, पर आप जिस भाषा में आप सहज हैं उसी में कह लीजिए, क्या आइडेंटिफाई किए हैं आपने जिससे दर्शक को देखना सोचना चाहिए? आपके काम से एक बात समझ में आती है कि सड़क हम सब की जिम्मेदारी है, हम सबको श्रमदान करना चाहिए, लेकिन और क्या बातें हैं जिस पे अगर ध्यान जाए तो नागरिक इसमें ज्यादा पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सिटीजन? सर, फॉर द फर्स्ट 2 years मैं अकेला करते चल रहा हूँ। बाद में मेरा शहर का आदमी ये काम देख के एक आदमी आके मेरे साथ मिलके हमको मदद करता है। सब मिलके अभी ऐसा भरते चल रहा हूँ। अभी मेरा साथ वॉलंटियर्स शहर में हजारों वॉलंटियर्स है पूरा शहर में। मैं किधर भी जाके काम करना शुरू करने से वो भी मदद करने को आता है, और सब मिलकर हम करते चलता है। तो आपको कोई फोन करता है या आप खुद से निकलते हैं कि आज यहाँ गड्ढे होंगे तो हम चल के भरेंगे उसको? और इसके लिए इक्विपमेंट्स वगैरह क्या लेकर चलते हैं सर आप? शहर से कई जगह से हमको फ़ोन भी आता है जी, लेकिन मेरा फेसबुक, सब लोग मेरा फेसबुक को फॉलो करके मैं कहाँ जाता हूँ करके उनको मालूम होता है, वो देख के वो लोग उधर भी आता है। हम उम्मीद करते हैं कि नितिन गडकरी या नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री आपको रोड एम्बेसडर नियुक्त करें हिंदुस्तान का, कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, और आपके इस काम से हम सब जो कोसने रोने वाले लोग हैं उनको एक सीख मिलती है कि हम कुछ पहल कर सकते हैं। बहुत खर्चा लगता होगा इस काम को करने में, आप जो गड्ढे भरने का काम करते हैं, बहुत पैसा लग गया होगा आपका, इसका एक अंदाज़ा मिल सकता है क्या? पैसा सर, मेरा हमको पेंशन मिलता है ना, सब पूरा पेंशन खर्च करके मैं ये करते चलता हूँ। अभी मुझे 2 साल होने के बाद ये बात गवर्नमेंट को मालूम हो गया, और हमारा कमिश्नर साहब कृष्ण बाबू साहब हमको मटेरियल सप्लाई करना शुरू किया। अभी हमको मटेरियल गवर्नमेंट से आता है साहब। वो मटेरियल वी आर स्टॉकिंग एट सम प्लेस, एंड डेली वी आर लोडिंग बाय आवर माय कार that is called pothole ambulance, and I will take while traveling in the city also, wherever I see some pothole on the very important busy roads,
if I see some pothole, I will stop my car there and I am मैं उनको भर के मैं आगे चलता हूँ। मैं किधर भी जाने, फंक्शन के जाने तो भी और मैरिज को जाने तो किधर भी जाने तो भी मैं रास्ता में किधर भी ऐसा खड़ा देखने से मैं गाड़ी वहाँ रोक के वो खड़ा भर के मैं आगे चल जाता हूँ। मैं फिर डेली ऐसा मैं भर के मेरा कार में रेडी में रहता है मैं मटेरियल, वैसे चलता रहता हूँ। सड़क और सफ़र का सबसे अच्छा इस्तेमाल आप ही करते हैं। निखिल साहब, इससे पहले मैं बाकी एक्सपर्ट की तरफ जाऊँ, गंगोपाध्याय जी ज़रा सा और इंतज़ार कर लीजिए। मैं निखिल श्रीवास्तव जो मुंबई के रहने वाले हैं उनसे मैं जानना चाहता हूं कि फेसबुक पे ये तस्वीरें अपलोड क्यों करनी शुरू कर दी आपने, आप कहां से हैं और इसका क्या नतीजा निकला। देखिए, एक उदाहरण है गंगाधर जी का हैदराबाद में कि वो गड्ढे को भर भी रहे हैं और उनके साथ भरने वाले और भी लोग जुड़ गए हैं, वॉलेंटियर्स भी। अब सरकार भी उन्हें सामग्री देती है कि ठीक है आप ये सारी चीज़ें ले जा सकते हैं, करते हैं। निखिल जी, आप अपना अनुभव थोड़ा सा बताइए ताकि हमको थोड़ी राहत मिले कि कोई कुछ कर ही रहा है इस देश में। बिल्कुल रवीश जी क्या सुन पा रहे हैं? मैं सुन रहा हूँ, आप बोलते चलिए सर। हाँ रवीश जी, बेसिकली मैं इस काम को स्टार्ट इस वजह से किया क्योंकि मैंने खुद इस प्रॉब्लम को देखा था। एक बार मेरा खुद से एक्सीडेंट होते होते इस पॉट होल्स की वजह से बचा था, मैं बच गया था फॉर्चुनेटली। लेकिन मैं इसको काफ़ी समय से सोचता आ रहा था कि यह प्रॉब्लम जो रोड की कंस्ट्रक्शन की हालत है वह मुंबई में अगर देखी जाए तो बहुत ही पैथेटिक सिचुएशन में है। मतलब आप मैं अंधेरी चकाला में काम करता हूं और चांदीवली में मेरा निवास स्थल है। यह अप्रोक्सीमेटली 5 किलोमीटर की डिस्टेंस है। इसमें कम से कम 25 से 30 गड्ढे होंगे। और अगर आप मेरे फेसबुक के पेज पे जो फोटोज अपलोड किए हुए हैं, अगर आप देखेंगे तो आप कभी भी पाएंगे कि वह एक मेन रोड है, बहुत ही बिजी रोड है और उसमें कभी भी और जो पॉट होल्स हैं वो उनकी जो मेजरमेंट आप देखेंगे तो बहुत बड़ी बड़ी है और उसमें किसी के भी एक्सीडेंट होने की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। एक बाइक अभी आते आते मैं इस प्रोग्राम को अटेंड करते हुए जब आ रहा था तभी मैंने देखा कि एक बंदे का बाइक पे एक्सीडेंट हो गया और पता नहीं वो अभी जीवित है कि नहीं है। यह सारी सिचुएशन देखते हुए मैंने स्टार्ट किया इस फेसबुक पे अपलोड करना और मेरा मेन रीज़न ये था कि मैं इस तरीके की डेटाबेस अपलोड करके डेटाबेस कलेक्ट करके उसके बाद गवर्नमेंट के साथ में या मीडिया के साथ में मिल करके इसके लिए एक प्रॉपर सिस्टम चाहिए। एक आदमी मिस्टर गंगाधर जी कर रहे हैं और भी ऐसे बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए एक प्रॉपर सिस्टम चाहिए जिससे कि यह प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। हमारी जो रोड्स बनती हैं वो 10 साल में यह रोड्स बमुश्किल 2 साल के अंदर में वह रोड खराब कैसे हो जाती हैं? जल्दी क्यों खराब होती है? ठीक है, मैं समझ नहीं पाता हूँ कि एक साल दूसरी बारिश तक ये रोड खराब हो चुकी होती है और फिर से उस पर रोड कंस्ट्रक्शन का काम होना स्टार्ट हो जाता है। यह ऐसा क्यों हो पाता है? निश्चित रूप से यहाँ पे सिस्टम की कमजोरी है। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट पैसा खर्च नहीं कर रही है, गवर्नमेंट पैसा खर्च कर रही है। एक ही रोड 10 बार बनते हैं, उसके पीछे रीजंस क्या है? निश्चित रूप से कहीं ना कहीं क्वालिटी के साथ में हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं, हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स कॉम्प्रोमाइज करते हैं और हमारे सॉरी फॉर दैट बट ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम हमारा कॉम्प्रोमाइज करता है। इसमें सॉरी की क्या बात है? बोलते रहिए, इसमें सबको पता ही है। पर निखिल साहब, एक बात है, जब आप ये फोटो डालना शुरू कर रहे थे तो तब क्या आपने ये भी देखा कि उसी शहर में बाकी लोग इसके प्रति सजग नहीं हैं, कोई प्रयास नहीं कर रहा है? और जब आपने डालना शुरू किया तो कितने लोग आपसे जुड़े और इसका कुछ रिजल्ट निकला क्या इसका? अनफॉर्चुनेटली रवीश जी, मैंने मेरे अपने सारे दोस्तों को इसमें ऐड किया। अप्रॉक्सीमेटली 213 लोग इस ग्रुप में हैं। इसमें 1-2 लोगों का नाम मैं ले सकता हूं जिन्होंने इसमें कुछ मुझे योगदान दिया। नहीं, क्या योगदान दिया ये बता दीजिए। हाँ बिल्कुल, बस क्योंकि मेरा फर्स्ट मोटिव ये था कि मैं फोटोज यह एक डेटाबेस बनाऊं। हाँ। और यह मैं केवल एक मुंबई में नहीं कर सकता। मुंबई में मैं रह रहा हूं तो मैं कलेक्ट कर सकता हूं, लेकिन मैं चाहता था कि यह पूरे अक्रॉस इंडिया यह डेटाबेस कलेक्ट हो, क्योंकि यह प्रॉब्लम केवल मुंबई की नहीं है। यह प्रॉब्लम केवल एक मुंबई या गोरखपुर या दिल्ली की नहीं है।
यह अक्रॉस इंडिया ये प्रॉब्लम है। तो इसलिए मैं ये चाहता था कि यह डेटाबेस बने जिससे कि मैं यह प्रूव कर सकूं कि यह प्रॉब्लम सिस्टम की फेल्योरिटी की है, ना कि एक किसी डिस्ट्रिक्ट की या एक सिटी की है। जी, अब मैं आता हूं हमारे डॉक्टर एस गंगोपाध्याय जी के पास, जो आप निदेशक हैं CRRI के। सर, आपने बहुत चीज़ें सुनी होगी। एक दो जो आम लोगों को भी ये सवाल निखिल की बात से निकल कर आई कि एक सड़क 10 बार क्यों बनती है, बारिश टू बारिश के बीच में क्यों बन बिगड़ जाती है। दूसरा कि क्या हमारी, आप चूँकि रोड इंजीनियरिंग के एक्सपर्ट हैं, हमारी सड़कों की क्वालिटी इतनी ख़राब क्यों होती है, और जो स्पॉट होते हैं जो सड़कों पे जो गड्ढे होते हैं, क्या उनकी जानकारी डिपार्टमेंट का ऐसा नेटवर्क नहीं होता है कि फला किलोमीटर इतने इतने किलोमीटर के बीच जो गड्ढे हैं उसको जानकारी उसको नहीं मिलती हो, उसके लिए गंगाधर जी की ज़रूरत पड़े या उसके लिए किसी निखिल श्रीवास्तव की ज़रूरत पड़े? नहीं, देखिए, हमारा जो संस्थान है वो बेसिकली एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है। अभी आपने जो पॉट होल्स की बात किया है और आपने गड्ढे की बात किया है, ये तो एक्चुअली क्या है, डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन और डिज़ाइन तो बिल्कुल साफ है, बिल्कुल इसमें IRC का कोड ऑफ प्रैक्टिस हम लेते हैं, उसके मुताबिक लोग जो MCD कॉरपोरेशन है या डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ है या PWD है, वो लोग डिज़ाइन करते हैं। अब वो डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन के टाइम कोई वर्कमैनशिप का प्रॉब्लम है तो उसमें प्रॉब्लम आएगा आपका। फिर मानसून में देखेंगे आपके गड्ढा उतर के आएगा और बाकी पॉट होल आएगा, बाकी क्रैक्स नज़र में आएंगे। तो ये तो होता ही है, क्योंकि आपने देखा होगा ब्रिटिश लोगों ने जो रोड बनाया था वो 80-90 साल चला है, कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन हम जब सड़कें बनाते हैं उसमें 2 साल 5 साल, जो हमारा साथी ने कहा, वो टूट जाता है। इसका मतलब यह है कि वर्कमैनशिप जो है वो प्रॉपर नहीं होता है, क्वालिटी ठीक से बनता नहीं है, इसके लिए ये सब प्रॉब्लम है। बाकी डिजाइन और कंस्ट्रक्शन में कोई कमियां नहीं है, वो सेट है। ऐसी कोई सड़क है क्या जो अंग्रेज बनाकर गए थे वो आज तक टूटी नहीं हिंदुस्तान में? बिल्कुल ऐसे होगा, टूटी नहीं है। और इसके एक्चुअली अब मैं स्टैंड रोड है कलकत्ता में, बताइए। नहीं, कलकत्ता में है ऐसी सड़कें, हो सकती हैं, ठीक है। वो अभी रिकंस्ट्रक्शन किया गया था, स्टैंड रोड चला है, जो गंगा के पास था स्टैंड रोड चला है, उसमें ठीक था, बाकी और भी होगा। ठीक है, ठीक है। मैं एक सवाल डिज़ाइन को लेकर जानना चाहता हूं। हमारे एक डॉक्टर संजय हैं, आगरा में काम करते हैं, तो वो काफ़ी इस चीज़ को लेकर जागरूकता के लिए काम करते रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारा जो हाईवे पे राइट एंगल एंट्री जो होता है, इसकी वजह से दुर्घटनाएं काफ़ी होती हैं। और जब हम हाईवे से शहर की तरफ जाते हैं तो जहाँ हम मर्ज करते हैं शहर में, वहाँ उस तरह के साइन बोर्ड भी नहीं होते हैं, कोई अलर्ट सिस्टम नहीं होता है जिससे हम गाड़ी धीरे करके जाएं। अचानक एक तेज़ आती हुई गाड़ी शहर में प्रवेश करती है और शहर की धीमी रफ्तार से उसमें एक गड़बड़ पैदा करती है, जिससे एक्सीडेंट होता है। जैसे पलवल के पास सदर थाना है, तो वहाँ भी इस तरह का राइट एंगल रोड से एंट्री है, डायरेक्ट एंट्री है, एक हाईवे पे जा रहे हैं तो वो एंट्री है, जिसकी वजह से लेफ्ट साइड से आने वाले लोगों को नहीं दिखता है। ये इस तरह की बुनियादी गड़बड़ियाँ क्यों हैं सर? कोई स्टैंडर्ड नहीं है क्या हाईवे बनाने को लेकर? नहीं, देखिए, ये तो डिजाइन का फॉल्टी डिजाइन है ना आपका। इंटरसेक्शन जो डिजाइन हम लोग करते हैं उसमें प्रॉपर चैनलाइजिंग आइलैंड देते हैं, प्रॉपर मार्किंग होता है, और प्रॉपर अगर सिग्नल चाहिए तो सिग्नल का टाइमिंग ठीक से होना चाहिए, तो उसमें कोई दिक्कत ऐसे नहीं आता। राइट एंगल ऐसे इंटरसेक्शन बहुत है, ऐसे नहीं है। और हाईवे में जो छोटे गांव से आके मिलता है उसका भी एक ट्रीटमेंट हम लोग देते हैं। डिजाइन में वो करना चाहिए, जो लोग सड़कें बना रहे हैं और जो सड़कें उधर जो आपका PWD है या लोकल अथॉरिटीज है, उनको देखना चाहिए कि कैसे चैनलाइजिंग आइलैंड का क्या डिजाइन होगा, कैसे उसको हम डिजाइन करके उसको देंगे, ऐसे करना चाहिए। उसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। वो डिजाइन अगर नहीं ठीक से करेंगे तो ऐसे ही प्रॉब्लम आएगा। ठीक है। मैं एक और 2 मिनट रुक जाइए। मैं ये स्पीड ब्रेकर के बारे में मैं आपसे सवाल करना चाह रहा था कि समस्या क्या है। हम कई जगह स्पीड ब्रेकर की बहुत तरह की वैरायटी देखते हैं गंगोपाध्याय जी। कोई स्पीड ब्रेकर बहुत ऊंचा बना दिया गया है, अचानक गाड़ी पहुंचती है, सर टकराता है, मतलब आपको दूसरी गाड़ी से टकराने की जरूरत नहीं, उसके भीतर भी आपका एक्सीडेंट हो सकता है। अभी आजकल जो स्पीड हम बनाना, स्पीड ब्रेकर की जगह ये जो बनाने का जो सिलसिला शुरू हुआ है, गाड़ी गड़गड़ 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 करते हुए, खटखटाते हुए पार करती है, या फिर इसे लेकर हम क्यों नहीं एक स्टैंडर्ड सिस्टम बना पाए हैं?
नहीं, देखिए स्पीड ब्रेकर का स्टैंडर्ड है, आप आईआरसी का कोड देखिए, उसमें पूरा है, दिया लेकिन हुआ है implementation- उसका डायमेंशन क्या है। हाँ, पर वो इम्प्लीमेंटेशन अगर नहीं होगा तो ये तो बड़ा मतलब इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट अगर ठीक से कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते हैं। हमने भी दिल्ली शहर में देखा है कि कई रेसिडेंशियल एरिया में लोग अपना हिसाब से वो स्पीड ब्रेकर बना देते हैं विदाउट आस्किंग एनीबॉडी, और दैट स्पीड ब्रेकर बिकम्स ए व्हीकल ब्रेकर। वो गाड़ी टूट देता है, ऐसे ऐसे स्पीड ब्रेकर बना देता है, तो इसमें तो कोई किसी का फायदा नहीं है ना। क्योंकि हमने देखा है कि जो नई पूरी दुनिया में जब एक स्टैंडर्ड है कि अगर आप उस तरह, तो वो क्यों नहीं है? मतलब क्या राज्य सरकारें अलग अलग राज्यों में, क्या आपने देखा नहीं है कि इसका कोई फॉलो नहीं करता है लोगों? नहीं, ऐसे देखिए स्टैंडर्ड हर एक हिंदुस्तान के लिए पूरा स्पीड ब्रेकर का स्टैंडर्ड दिया हुआ है। अगर लोग इसको लेके फॉल्टी वे में इसको डिजाइन करके कंस्ट्रक्ट करेंगे तो ऐसे ही होगा। इसमें तो एक्सीडेंट और बढ़ेगा ना, बिकॉज वो गाड़ी ठीक से जा नहीं पाएगी और इससे और भी ज्यादा होगा, तो इसके लिए और प्रॉब्लम हम इसलिए इन सब पहलुओं पे सर बात कर रहे थे कि मंगलवार की चर्चा में बात निकल के आ रही थी कि ड्राइवर की गलती से ही दुर्घटनाएं होती हैं, लेकिन हम बाद में पढ़ते पढ़ते ये लगा कि सड़क की जो इंजीनियरिंग है, बनाने की इंजीनियरिंग है या उसकी डिज़ाइनिंग है, इसमें भी काफ़ी समस्याएं हैं। जैसे कहीं एक बात निकल के आई कि हमारे सबवे या जो होते हैं वो सड़क से काफ़ी नीचे होते हैं और दुनिया भर में वो शायद ऊपर होते हैं, कि इस तरह की चीज़ें तो हमने देखा नहीं है दुनिया भर की सड़कों का, जिसकी वजह से भी लोग काफ़ी कम इस्तेमाल करते हैं। पीयूष जी जी देखिए, इसमें 3 बातें हैं। पहली बात तो यह है कि सर बोल रहे थे कि आईआरसी का एक कोड है, गाइडलाइंस है, इंडियन रोड कांग्रेस का। बिल्कुल जी, वो कोड है, लेकिन उस कोड को मैंडेटरी नहीं बनाया गया है। उसके पीछे Mandatory कोई नहीं, भी अच्छा। स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं है कि जो सड़क बनेगी वो उसी हिसाब से बनेगी, और अगर नहीं बनेगी उस हिसाब से और उसकी टेस्टिंग होगी तो उसके लिए पनिशमेंट मिलेगा। तो पहली बात तो वो बैकिंग नहीं है। ठीक है। दूसरी बात है, हम बात करते हैं डिजाइन और इंजीनियरिंग की। इंजीनियरिंग में मेरा एक सवाल है कि हमारे यहाँ जब सड़क बनती है तो उसके साथ एक गारंटी या एक वारंटी क्यों नहीं हो सकती है कि वो 3 साल तक ये सड़क ठीक वैसी रहेगी, और अगर खराब रहेगी तो जिस कॉन्ट्रैक्टर ने बनाया है वो अपनी कॉस्ट पे उसको ठीक करेगा। तो उसके पास इंसेंटिव ही नहीं होगा कि वो बार बार खराब रोड बनाए और अगले साल उसको दोबारा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए उस रोड को ठीक करने का। तीसरी बात जो है वो है डिजाइन की। जैसे मैं आपको बताता हूं, मैं अभी 3 साल के दौरान में 2 बार उत्तराखंड गया, तो मुरादाबाद से काशीपुर की जो सड़क है उस 3 साल में भी नहीं बनी है। तो इसके लिए मैं मुख्यमंत्री को दोषी ठहरा सकता हूं, ठहराना भी चाहिए, लेकिन वहां पे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होगा, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर होगा, रोड डिपार्टमेंट होगा, वो 3 साल में भी सड़क नहीं बनी है। बिल्कुल है ना। तो ये विचित्र तरह का एक नेग्लिजेंस है। अपने घर के आसपास की सड़कों को भी देखता हूं जहां मैं रहता हूं कि वो, इसके लिए कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अगर आप कोई खराब ऐसा सड़क नियम बना नहीं रहे है कि ये सड़क टूटी हुई है तो 6 महीने में बन जानी चाहिए, और अगर नहीं बनी तो उसके बाद कुछ आपको पनिशमेंट मिलेगा, कोई या ऐसा आपको नियम नहीं। कुछ भी ऐसा नियम नहीं है अभी हमारे सड़क सुरक्षा कानूनों के अंदर। ठीक है। तीसरी बात जो है वो डिजाइन की। डिजाइन में ये है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये हो रहा है। मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ। हाँ ठीक है। हाँ, कि अच्छा। यूरोप में फॉर एग्जांपल क्या होता है कि, और अमेरिका में भी हो रहा है कि एक कॉन्सेप्ट है सेफ सिस्टम्स अप्रोच। उसका मतलब ये है कि आपकी सड़कें इस तरीके से बनाई जाएं कि वो जो इंसान है उनकी गलतियों को अकाउंट कर सकें, कि ये लोग गलती करेंगे ही करेंगे, तो उसकी सजा उनको उनकी मौत से नहीं मिलनी चाहिए। तो एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं। मैं अभी पीछे महाराष्ट्र गया था, नेशनल हाईवे 8 पे चारोटी टोल नाका से लेकर दहानू तक 78 किलोमीटर है, मैं उसका सर्वे कर रहा था। वहां पर हमने ये देखा कि इस हाईवे का एक्सपेंशन हो चुका था, 3 लेन इस तरफ 3 लेन इस तरफ, और बीच में उन्होंने बना दी थी एक नाली। उससे क्या होता था कि अगर कोई ट्रक वाला जो उस वहां पर चला रहा है गाड़ी, अगर वो वहां से 1 या 2 इंच भी राइट साइड पे चला गया तो उसका पहिया जो है वो नाली में फंस जाएगा और पूरा का पूरा ट्रक दूसरी साइड पे उलट जाएगा। उसी दिन, जिस दिन मैं गया था, 12 अप्रैल 2013 की बात है, 3 ट्रक वहां पर उल्टे पड़े हुए मिले थे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये होता है कि आपका जो बीच में जो एरिया होता है उसको मीडियन बोलते हैं, और वो घास का बनाते हैं, उस चीज का बनाते हैं कि अगर कोई गाड़ी गलती से हाईवे से अलग चली जाए, किसी को नींद आ गई, या हमारे यहाँ ड्राइवर्स को बहुत फटीग होता है, तो उनके पास कुछ समय हो कि वो वापस अपने आप को संभाल के वापस आए। और बीच में रम्बलर स्ट्रिप्स होती हैं कि अगर आपका टायर उसके ऊपर आ गया तो बार बार आवाज आएगी, तो आप उठ के या आप जैसे भी थोड़े सतर्क होकर आप गाड़ी को वापस ऊपर ले आएंगे। हमारे यहाँ से कोई डिजाइन में कोई अप्रोच नहीं है। हिमाचल प्रदेश में एक जगह थी जहां से ब्यास रिवर में, ब्यास नदी में बार बार बसें गिर रही थी। उसका पता ये लगा कि जब ये माउंटेन काट के जब सड़क बनाई गई थी तो उसमें कुछ उसका जो हिस्सा था जो हिल का, वो थोड़ा बाहर ऊपर आ रहा था,
और जब ड्राइवर वहां से जाता था तो उसको लगता था कि ये जो उससे वो टकरा उससे जाएगा। टकरा जाएगा, तो वो स्वर्व करता था और उस समय अगर गाड़ी सामने कोई आ रही हो वो संभाल नहीं पाएगा और वो चला जाता था। उसमें सोल्यूशन ये था कि उसको आप काट दीजिए और उसको थोड़ा वहां पर बैरिकेडिंग प्रॉपर आप लगा दीजिए। तो ये जो एक डिजाइन का जो एक जो सोचने का तरीका है कि जो इंसान जो है वो गलती करेगा ठीक है। और एक गलती माफ होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके हिसाब से इस पे रमाशंकर जी कुछ कहना चाहते हैं, फिर देखिए, मैं हरमन जी के पास जाऊंगा। या हाँ। वैसे तो मैं सड़क से आगे गाड़ी के बारे में बात करना चाह रहा था, बट जब सड़क पे बात चल रही ठीक है, ठीक है, आप इसी में कंट्रीब्यूट कर सकते हाँ, हैं, कोई सड़क बात पे नहीं। अगर आप देखिए जो हम लोग पोका योका की बात करते हैं, फेल सेफिंग, कि अगर गाड़ी ह्यूमन एरर हो गया, गाड़ी में भी गड़बड़ी हो गई, लेकिन सड़क एक ऐसा बना हुआ है, वहाँ ऐसा मेंटेनेंस है कि वो बचा ले ड्राइवर की जान, फैटेलिटी कम कर दे। एक छोटी सी बात है एक्सेस कंट्रोल की। अगर आप हाईवे पे देखें जहाँ गाड़ियाँ 50 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, 100 चल रही है, 20 किलोमीटर भी चल रहा है, ट्रैक्टर को हाईवे के लिए नहीं बनाया गया। अभी मैं कल आपको परसों की घटना बता रहा हूँ। उसको दूसरा मसला है कि ट्रैक्टर गांव वाले को सब कैसे एक एक्सेस साथ ही देंगे? जा रहा है और उसी हाईवे पे, हाईवे इज हाईवे राइट, इट्स कॉल्ड हाईवे, इट्स फॉर स्पीड। आप एक तरफ स्पीड माईवे जा रहे है, नेता हैं, लोग हाँ बोलते हैं माईवे आजकल, हाँ। सब आ रहे हैं, उस पे रिक्शा भी चल रहा है, किस लेन में ट्रक चल रहा है, कभी कभी तो रहे हैं दोनों हिंदी, ट्रक में हाँ। लेन चल रहा है, आप निकल नहीं सकते हैं और वहां एक्सीडेंट होना ही है। कंडीशन ऐसी बन जाती है। परसों की बात बता रहा हूँ, NH1 पे, चंडीगढ़ वाले हाईवे पे एक मोटरसाइकिल से आदमी उतर रहा है और ट्रैक्टर की इतनी स्पीड थी कि स्पॉट डेथ, वो पीछे से हिट कर रहा है आदमी को। और जो हम समझते हैं कि सारी दुर्घटनाएं ड्राइवर की गलती से हो रही हैं, वो सही पर्सपेक्टिव नहीं है समझने के लिए। अगर हम लोग ये सिस्टम, जो बात हम लोग कर रहे हैं बाहर, जिसमें जो हम ये मान लेते हैं कि सामने वाला कोई गलती किया है या आज राहु केतु का कोई दुष्प्रभाव होगा, लेकिन जो सरकार या इंजीनियर गलत सड़क बनाकर गए हैं वो बच जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन में कभी भी खराब सड़क के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं होता है। पहले तो इन्वेस्टिगेशन ही नहीं है। इन्वेस्टिगेशन में सिर्फ तो आपको हमें एक चीज ये भी आएगी पता कि चला कौन है सा- कि जो केंद्रीय स्तर पे डेटा दुर्घटनाओं का जमा किया जाता है वो थाने से पूछ के किया जाता है, वो कोई और उसके वैज्ञानिक अंदर- तरीके से उसके नहीं अंदर होता। आप डेटा देखिए, क्वालिटी क्या डेटा का, वो कहते हैं 70% ड्राइवर का फॉल्ट है। हाँ। अगर केवल आप ये सिस्टम बना लें कि रिकॉर्डिंग सही हो उस समय, हाँ। तो ये 70% डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड हो जाएगा। ये 70% एक डार्क एरिया है। ठीक है। केवल ड्राइवर को दोष हरमन दें। सिंह जी, हम ब्रेक पे जाने से पहले आपसे आपके पास आना चाहते हैं। आपने पंजाब में काफी ये मामला उठाया हुआ है, ये शराब की दुकानों का, कोई नतीजा पहुंचा क्या? वो आप जब लोगों तक ये इस मुद्दे को लेकर जाते हैं तो लोग संवेदनशील होते हैं, या ये आपकी लड़ाई अकेले की है या 2-4 लोगों की रह गई है? ये जो हमारा केस चल रहा है ये दोनों स्टेट्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा के लिए है, और इसमें लोग चाहते तो हैं कि वो इसमें योगदान करें अपना, लेकिन वो साथ मिलते नहीं हैं बिकॉज उनको डर है कि जो ये बिजनेस चलाते हैं लोग वो बहुत पावरफुल हैं और वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्योंकि जैसे जब मैंने इसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी शुरू की और ऑनरेबल हाई कोर्ट में अपना PIL डाला तो मेरे को कुछ धमकी भरे पत्र और धमकियाँ मिली, तो लोगों को इस चीज़ की दिक्कत ज़रूर महसूस हो रही है एंड दे अंडरस्टैंड के ये ठेके शराब के रोड से हटाए जाने चाहिए, लेकिन साथ में ज्वाइन करके साथ चलने के लिए लोग तैयार नहीं हैं बिकॉज उनको डर है। और आप ये देखो कि अभी हम बात कर रहे हैं कि रोड इंजीनियरिंग की और रोड पे जो एक्सेस है उसके बारे में, कि आपको ये सुन के हैरानी होगी कि हाई कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद के रोड पर से ये शराब के ठेके हटाए जाएं, इन स्पाइट ऑफ दैट स्टेट्स की पैटर्नेज के साथ अभी भी वहीं के वहीं शराब के ये ठेके ऑपरेट कर रहे हैं। द ओनली डिफरेंस इज कि उनका अगर पहले गेट सामने की तरफ था वो थोड़ा लेफ्ट और राइट टर्न कर दिया है। और टू ऐड टू इट बोथ द स्टेट्स ऑफ ये लोग ये क्या सोच के करते हैं? क्या इनको नहीं लगता कि जज साहब भी उस रोड से कभी जाते गुजरते होंगे? उन्हें कुछ तो ये, अगर आप एक सड़क का उदाहरण, सर अगर आप एक सड़क का उदाहरण देकर बताएं जिससे दर्शकों को भी पता चले कि यह समस्या कितनी गंभीर है जिसे आप रोकने के लिए प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको सबसे पहले नेशनल हाईवे 1 जो कंट्री का नेशनल हाईवे 1 है उसकी एक एग्जांपल देता हूं कि हरियाणा में पानीपत से लेके पंजाब में जलंधर तक ये 291 किलोमीटर का हाईवे है और इसमें 185 शराब की दुकानें हैं। सो दैट मीन्स तकरीबन अगर आप 90 की जो अपनी नेशनल एवरेज स्पीड है उस पर जा रहे हो तो हर एक मिनट के बाद आपको एक अच्छी सुंदर शराब की दुकान आपको आकर्षित करेगी।
और उसमें अच्छे बड़े बड़े बोर्ड्स और होर्डिंग्स लगे हैं जिसमें अपने क्रिकेट गॉड्स हैं जो वो डिफरेंट ब्रांड्स को प्रमोट कर रहे हैं। हाँ, महान तो ये खिलाड़ी जो लोग, भी ड्रिंक करने के शौकीन हैं उनका दिल करता है कि वो रुकें और एक दो ड्रिंक लगाएं। तो जब तक हम ये मैं आपकी availability नहीं तस्वीर control देख रहा था करते, कि जहां भी साइन उस बोर्ड time है तक वहां अगर पे हम शराब ये की सोचें कि का विज्ञापन लगा हुआ है। ये भी अच्छा है कि आप जलंधर की जगह फलाने ब्रांड के ठेके में पहुंच जाएं। खैर सर, बोलते रहिए। हाँ जी, क्योंकि इस चीज को इस तरीके से प्रमोट किया जा रहा है कि आप अगर चल रहे हो रोड पे तो आपको कोई और चीज कम दिखाई देगी और शराब के ठेके आपको ज्यादा दिखाई देंगे। और आपकी नेचुरली ये टेंडेंसी हो जाती है जब कोई चीज ऐसे रेडीली अवेलेबल हो तो हमारी कोशिश होती है कि चलो रुक जाओ और व्हाई नॉट हैव इट जी। तो इस चीज को कंट्रोल करने के लिए ठीक है, ये डेटा हमने ऑनरेबल हाई कोर्ट में पेश किया था, लेकिन स्टेट की इतनी स्टिफ रेजिस्टेंस थी और स्टेट की प्ली ये थी कि ये जो सारा कारोबार किया जा रहा है ये स्टेट के बेनिफिट के लिए किया जा रहा है। ब्रेक पे जाना क्योंकि पड़ेगा। यहाँ से जो रेवेन्यू हरमन साहब, मैं आपको रोक रहा हूँ, मुझे ब्रेक पे जाना पड़ेगा। और उसका निखिल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, गंगाधर जी आपका भी। बड़े अच्छे लोग हैं आप लोग और अच्छा काम कर रहे हैं समाज के लिए। हमें छोटे से हाँ, आप अपनी बात कर लीजिए गंगाधर जी। सर, नेशनल हाईवेज के बारे में मैं कुछ भी आपको नहीं बोल सकते, लेकिन शहरों में, कई शहरों में हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। क्यों? जैसा कि वो डेली बहुत सारी ट्रकों से बेच के वो ये पाटोल भरने के लिए भेजते हैं म्यूनसिपल वाला। वो कहाँ कहाँ जाते हैं पेपर में देने से शहर के लोग भी देख के जरा वॉच भी कर सकते हैं कहाँ करते हैं। अभी डिपो से 20-25 ट्रकों निकलते हैं वो एक वो पाटोल भरने के लिए, लेकिन किसी को नहीं मालूम है कहाँ कहाँ जाता है। वो पाटोल ऐसे ही रहते हैं, वो कई करोड़ रुपया खर्च भी होता है। हर एक शहर में एक इंट्रोड्यूस ट्रांसपेरेंसी बोले तो वो 4-3 पेपर, लोकल पेपर में जो गाड़ी निकलते हैं ना डिपो से भरने के लिए, कहाँ जाता है शहर में, कहाँ कहाँ भर जाए, ऐसा डेली आने से हमारा बहुत आदमी है शहर में। अच्छा सुझाव है, पर मुझे जी सर, मुझे अब काटना पड़ेगा, मुझे ब्रेक पे जाना ही पड़ेगा। ब्रेक के बाद आएंगे तो इसी पहलू से जुड़ी चीजों पे हम बात करते रहेंगे। समय का क्या करें, हमारे बस में नहीं है।